कभी कहा गया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाइए, देश का तेल आयात घटाइए, किसानों को भी फायदा पहुंचाइए और शायद पेट्रोल की कीमतों पर भी राहत मिले। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं और इधर आम आदमी की चाय में पड़ने वाली चीनी भी ऐसी चीज बनती जा रही है जिसे खरीदने से पहले जेब में अब आपको 2 बार हाथ डालना पड़ेगा। यानी कि साहब, गाड़ी चलानी महंगी, चाय पीनी भी महंगी। बस फर्क इतना है कि पहले पेट्रोल पंप पर झटका लगता था, अब किराने की दुकान पर भी आपको झटका लगने लगा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य इसलिए आगे बढ़ाया कि देश का पेट्रोलियम आयात बिल कुछ कम हो सके, विदेशी मुद्रा बचे और किसानों को गन्ने के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिल सके, यानी कि एक अतिरिक्त सोर्स मिल सके। सिद्धांत सुनने में बहुत शानदार लगा। देश का फायदा, किसान का फायदा, उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स को भी उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल की कीमत अब कुछ नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल बार बार सामने आता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ी तो पेट्रोल की खुदरा कीमत में आम आदमी को राहत कितनी मिली? क्योंकि उपभोक्ता जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसके लिए अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है। मीटर पर जो नंबर चल रहा है वही उसकी असली इकोनॉमी है। उसे ये देखकर दिलासा बिल्कुल नहीं मिलता कि देश में कितना आयात बचा लिया है या कितना विदेशी मुद्रा का भंडारण कर लिया है। उसे ये देखना है कि टैंक अगर वो फुल करवाता है तो उसकी जेब कितनी खाली होती है। जी हाँ, अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, यानी कि गन्ना, जो कि हम बचपन में हिंदी की किताबों में बड़ी ई से ईख पढ़ते थे। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और उससे बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ता है तो चीनी उद्योग की पूरी मैथ्स बदल जाती है। और मुझे तो खुद बचपन में मैथ्स का सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। गन्ना एक ही है, लेकिन उससे निकलने वाले उत्पादों के कई रास्ते हैं। चीनी बनाइए, इथेनॉल बनाइए और सरकार को ये तय करना पड़ता है कि किस रास्ते को कितना प्रोत्साहन मिले। यहीं से शुरू होता है आम आदमी की शिकायतों का जरिया। अगर नीति का एक मकसद किसानों की आय को बढ़ाना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर देश का आयात बिल कम करना है तो उससे भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन अब सवाल इन सब के बीच में ये है कि इस पूरे प्रोसीजर के बीच में कीमत आखिर कौन चुन रहा है? किसान, या फिर जो चीनी मिले हैं वो, या सरकार, या फिर आखिर में वही उपभोक्ता जो सुबह चाय में 2 चम्मच चीनी डालता है। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चाय में कितने चम्मच चीनी। आम आदमी की इकोनॉमिक्स का सबसे ईमानदार सर्वे वही होता है जब वो किराने की दुकान पर होता है। वहाँ कोई जीडीपी का ग्राफ नहीं होता, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं होता। बस दुकानदार कहता है, भाई साहब आज का रेट यही है, और ग्राहक सोचता है कल तो कुछ और था। चीनी की कीमत सिर्फ चाय को प्रभावित नहीं करती, बल्कि बिस्किट से लेकर मिठाई तक, बेकरी से लेकर पैकेज्ड फूड तक कई चीज़ों की लागत में चीनी का हिस्सा होता है। यानी कि चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ उस 1 किलो पैकेट तक सीमित नहीं रहता। बचपन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम 90s किड्स का उस वक्त बचपन चल रहा था, जब पेट्रोल की जो डिमांड जिस तरह से बढ़ती थी, उसके रेट बढ़ते थे, तो अक्सर सब्जियों के या और चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाते थे। कहा जाता था कि जी फ्यूल का रेट बढ़ गया है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई, अब चीनी का भी दाम बढ़ गया है। फ्यूल का रेट बढ़ा है, चीनी का भी बढ़ गया है, और इससे चीनी का रेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और यहीं से हमारा तंज पैदा होता है। पेट्रोल में इथेनॉल डालकर हमने भविष्य को हरा करने की कोशिश की, लेकिन अगर उसी प्रक्रिया में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें ऊपर जाती दिखे तो फिर सवाल पूछा जाएगा, हरित ईंधन का बिल कौन भर रहा है? अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई सिर्फ चीनी महंगी होने से महंगाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, महंगाई कोई एक कारण से नहीं आती। ईंधन की कीमतें, परिवहन लागत, कच्चे माल की कीमत, मौसम, उत्पादन, टैक्स, मांग और सप्लाई, कई चीजें मिलकर ये कीमत जो है वो तय करती हैं। लेकिन आम आदमी की मुश्किल यही है कि उसके घर के बजट में हर तरफ
थोड़ा थोड़ा वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सामान ढोने की लागत बढ़ गई। हालांकि वो अलग बात है कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स वाले दिखा रहे थे कि अब तक आपका अगर महीने का 7,000 खर्च होता है तो अब सिर्फ 7,500 खर्च होगा, सिर्फ 500 रुपये। अब वो ये नहीं सोच रहे कि इस 500 रुपये से एक आम आदमी अपनी बिजली का बिल भर सकता है। कच्चा माल महंगा हुआ तो उत्पादन महंगा। फिर किराने की दुकान पर बिल देखकर आम आदमी पूछता है कि भाई ये बिल है या मेरी आर्थिक परीक्षा का रिजल्ट। और अगर चाय में चीनी भी आप नाप कर डालेंगे तो फिर विकास का स्वाद आपको फीका लगेगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, इस कहानी में सिर्फ चीनी महंगी कर देने वाले एंगल से देखा तो फिर वो भी अधूरा हो जाएगा। भारत का गन्ना किसान भी इस पूरी अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चीनी मिलों की हालत, गन्ने का भुगतान, उत्पादन लागत और किसानों की आय, ये सभी वास्तविक मुद्दे हैं। इथेनॉल बाजार ने चीनी मिलों को एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत देने में भूमिका निभाई है। इसलिए सवाल इथेनॉल का विरोध करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ऐसी नीति बनाई जा सकती है जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिले, देश का तेल आयात घटे और उपभोक्ता की रसोई भी ना जले। क्योंकि आखिर विकास की गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ड्राइवर किसान हो, इंजन सरकार हो, पेट्रोलियम की जगह इथेनॉल हो, लेकिन किराया पूरी यात्री यानी कि आम आदमी दे रहा हो। और वापस आते हैं हम अपने उसी सवाल पर जिससे हमने की शुरुआत की थी कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयात निर्भरता कम हो रही है, विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, किसानों को नया बाजार मिल रहा है, तो फिर आम उपभोक्ता पूछेगा कि मेरे हिस्से की बचत कहाँ है भाई? आपने तो कह दिया कि हम 20% इथेनॉल में डाल रहे हैं, किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, देश की आर्थिक आय जो है वो बन रही है। आम आदमी की आय को क्या फर्क पड़ा? उसका तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा। क्योंकि देश के लिए बचत एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो उसके लिए मंथ एंड में 2,000 रुपये बचाना भी उतने ही बड़े हैं। और यही सरकारों के सामने सबसे बड़ा कम्युनिकेशन चैलेंज है। आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि नीति से देश को कितना फायदा हुआ है, आप ट्रिलियंस में चले जाइए, लेकिन जब एक परिवार के महीने के एंड में पैसा नहीं बचेगा, उसे नहीं फर्क पड़ेगा, वो पूछेगा आपसे। और यही आपको बताना होगा कि आम आदमी की जेब को उससे क्या मिलेगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो फिर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ा, गन्ने की मांग को नया रास्ता मिला, देश में आयात कम करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया, लेकिन उपभोक्ता कहता है साहब मेरी तरफ क्या आया? क्योंकि उसके लिए आर्थिक नीति की एक अंतिम परीक्षा संसद में नहीं होती, उसकी रसोई में होती है। वो पेट्रोल भरवाते समय कीमत जरूर देखता है, किराना खरीदते समय कीमत जरूर देखता है, दूध, आटा, दाल, बिस्किट, मिठाई, हर जगह हम लोग कीमत कंपेयर करते हैं। एक जगह जाते हैं, एक दुकान जाते हैं और फिर दूसरी दुकान जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि किस दुकान से हमें कौन सा सामान सस्ता मिल रहा है और फिर कोशिश करते हैं कि उस दुकान से सामान ले। और अंत में चाय बनाकर वो बैठता है और फिर वो सोचता है कि कम से कम चाय तो सस्ती हो। तभी चीनी का पैकेट आ जाता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, यकीनन होगी। किसानों के लिए भी इसके कई फायदे होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन किसी भी नीति की असली सफलता तब मानी जाएगी जब उसका फायदा सिर्फ आंकड़ों में नहीं होगा, आम आदमी की जेब में दिखाई देगा। क्योंकि जनता को ये समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जनता बस इतना पूछती है कि भाई महीने के आखिर में मेरी जेब में कुछ नहीं बचा, मेरी जेब क्यों आखिरकार महीने के एंड में कमज़ोर हो गई। पेट्रोल में आप इथेनॉल बढ़ा दो, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ा दो, किसानों को भी मजबूत करो, लेकिन इतना ज़रूर करो कि आम आदमी की चाय बनाते वक्त उसे ना सोचना पड़े कि 2 चम्मच चीनी डालूं या 1 कम कर दूं। क्योंकि आखिरकार देश की तरक्की का स्वाद तभी मीठा लगेगा जब उसकी मिठास आम आदमी की जेब तक पहुंचेगी। आपके हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा आम आदमी तक पहुंचा है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।